हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ा। ठीक है, मतलब एरर में रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में भी 3 डिवीज़न थे। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि एरर से उसको एस्टिमेट कैसे किया जाए, एरर्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाए और किसी क्वांटिटी को विथ एरर कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स बनाए हुए। देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। मतलब कैलकुलेशन ऑफ एरर्स के लिए आपको इन्हीं स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करना है। ओके, अब ये पढ़ने के बाद अनदर टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अलग अलग टाइप की एरर प्रोड्यूस हो सकती है, और कोई क्वांटिटी है वो किसी दो अलग अलग क्वांटिटी का एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम एरर्स को कैसे हैंडल करें, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। Suppose the value obtained in several measurement of physical quantity A are A1, A2, A3 डैश 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 AN। हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं? स्मॉल a। ठीक है, अब वो कोई भी हो सकती है। सपोज लेंथ, अगर मैं लेंथ मेज़र करूँ तो हर एक बार, सपोज मैं माइक्रोमीटर तक लेंथ मेज़र कर रहा हूँ, तो हर एक बार मेरा रीडिंग अलग अलग आ सकता है। सपोज मेरा रीडिंग फर्स्ट टाइम आया 12.54 माइक्रोमीटर, सेकेंड टाइम मैंने रीडिंग लिया तो 12.53 माइक्रोमीटर मिला, थर्ड टाइम मैंने रीडिंग लिया तो 12.58 माइक्रोमीटर मिला। तो वैसे अलग अलग रीडिंग्स मुझे मिल सकते हैं। अब एक्चुअल रीडिंग कौन सा है, मतलब जो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसकी सही लेंथ क्या है, वो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसका मेज़रमेंट, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो फाइंड करना है। अब ट्रू वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, जितने भी रीडिंग्स मिले हैं उनकी एवरेज निकाल लेंगे और वो एवरेज को हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। ओके, तो सबसे पहला स्टेप 1, क्या फाइंड करना है हमें? ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू को कैसे डिनोट करोगे? ए मीन, मीन मतलब एवरेज। If we do not know the true value, then the average value of measurement is considered as true value। मतलब यहाँ पे ए मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ए मीन का फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 आप कहाँ तक जाओगे? AN तक। मतलब जितने भी हमें मेजरमेंट्स मिले हैं, सभी मेजरमेंट का एडिशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। नंबर ऑफ मेजरमेंट हमारे पास कितने हैं? n। तो डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया? n। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए मीन इक्वल टू समेशन में लिख दो ऊपर, समेशन ऑफ ए आई। आई क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है? 1 से लेके n तक। अब ये जो पार्ट है उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे a आप लिखोगे और i की जगह पे फर्स्ट टाइम क्या आएगा? 1, फिर एडिशन करोगे, फिर वापस ये लिखा। अब i की जगह पे क्या आएगा? 2, फिर वापस ये लिखा, i की जगह पे क्या आएगा? 3। वैसे हम i की वैल्यू है 1 से लेके n तक वेरी करते जाएंगे और साथ साथ एडिशन करते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर का जो पार्ट है वही यहाँ पे ये दिखाएगा, समेशन। ओके, और डिवाइड बाय आप क्या कर दोगे? n। तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ओके, चलो, हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ कि ट्रू वैल्यू कौन सी है वो हमने फाइंड कर ली। क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं थी तो हमने जितने भी रीडिंग्स थे उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के हमने उसको ट्रू वैल्यू कंसिडर किया। ओके, अभी स्टेप 2, एब्सोल्यूट एरर। हर एक रीडिंग में अलग अलग कितनी एरर आई उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर।
द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू of the quantity and the individual measurement value is called the absolute error of the measurement. This is denoted by mode of delta a. मोड इसीलिए लिया क्योंकि हम एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे. इंडिविजुअल एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन में हम एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे और उसको डिनोट कर रहे हैं डेल्टा ए के साथ. ओके तो समझो यहाँ पे मैं लिखूँ एरर्स प्रोड्यूस्ड इन ईच मेजरमेंट. तो क्या आएगी, सपोज में फर्स्ट मेजरमेंट था मेरा A1, तो उसमें जो एरर आएगी उसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा A1. डेल्टा A1 इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, देखो क्या कहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू. ट्रू वैल्यू कौन सी है, ए मीन, और इंडिविजुअल मेजरमेंट कौन सा है, A1, और उसका क्या लेना है, मोड. ओके यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे A1 माइनस ए मीन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मोड हो रहा है ना, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी. सपोज मैं 5 माइनस 3 करूँ मोड में तो आंसर आएगा 2, और 3 माइनस 5 करूँ तो मोड के अंदर क्या हुआ, -2. ये मोड है तो वो मोड हटाओ तो +2 आंसर आएगा. मतलब 3 माइनस 5 करो या 5 माइनस 3 करो, ओके आंसर तो सेम आने वाला है यहाँ पे. चलो सेम वे में करूँ डेल्टा A2. सेम वे अगर मैं डेल्टा A2 फाइंड करूँ तो मुझे मिलेगा ए मीन माइनस A2. ओके ऐसे ही मैं हर एक रीडिंग के लिए अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड कर सकता हूँ. तो मैं लास्ट में गया डेल्टा AN तक, तो वो मुझे मिलेगा ए मीन माइनस AN. ओके तो ये सेकंड स्टेप है. फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले तो देखो हमने मेजरमेंट्स लिए A1 से लेके AN तक. अब उसमें क्या एरर है, क्या ट्रू वैल्यू है, कुछ भी नहीं पता है. तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू के लिए क्या किया गया, तो जितने भी मेजरमेंट्स है उन सब का हमने एवरेज निकाल लिया. ठीक है, तो एवरेज वैल्यू है उसी को हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू. फिर हमने क्या फाइंड किया, तो हर एक मेजरमेंट में कितनी कितनी एरर जनरेट हुई है उसकी पॉजिटिव वैल्यू हमने निकाल ली, जिसको बोला गया एब्सोल्यूट एरर. ओके अब एब्सोल्यूट एरर के बाद स्टेप 3 एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है. नाम से ही पता चल जाएगा कि एब्सोल्यूट एरर जो हमने फाइंड किया था वो A1 से लेके AN तक बहुत सारी थी. अब उन सब की एवरेज निकाल लो तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज एब्सोल्यूट एरर. The arithmetic mean of all the absolute errors is known as average absolute error. The arithmetic mean of all the errors is known as average absolute error. ओके जिसको हम बोलेंगे डेल्टा ए मीन. तो यहाँ पे डेल्टा ए मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा ए मीन इक्वल टू मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस 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 आप कर सकते हो मोड ऑफ डेल्टा AN, और डिवाइड बाय क्या आएगा, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स N. ओके तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो समेशन ऑफ मोड ऑफ डेल्टा AI वेयर I इक्वल टू 1 से लेके N तक और डिवाइड बाय N. तो ये हमें मिल गया ए मीन. ओके ओके अभी क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके जो फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर फिजिकल क्वांटिटी, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए. ओके तो
representing physical quantity with average absolute error. ओके तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, देखो a इक्वल टू a मीन जो ट्रू वैल्यू है उसमें प्लस और माइनस चेंज कितना आ सकता है, डेल्टा a मीन। ओके मतलब जब फाइनल आंसर आपका आ जाए तब आपको ट्रू वैल्यू के साथ साथ एरर भी दिखानी है, वो भी प्लस और माइनस, मतलब कि ट्रू वैल्यू में ए डेल्टा a मीन जितना इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, आप खुद सोच सकते हो कि मिनिमम वैल्यू है वो मुझे मिल सकती है ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, तो ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मेजर्ड क्वांटिटी है वो ये दो वैल्यू के रेंज में होगी। ओके ए मीन से लेके ए मैक्सिमम तक बीच में कहीं पे भी हमारा मेजर्ड वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो हमने स्टेप 1 किया वो ट्रू वैल्यू के लिए, स्टेप 2 किया वो एब्सोल्यूट एरर के लिए। एब्सोल्यूट एरर को दिखाने का कोई मतलब है नहीं, बट एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना ज़रूरी। तो हमने हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। उसके बाद स्टेप 3 में हमने क्या किया, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके तो वो डेल्टा ए मीन हमने हर एक इंडिविजुअल एरर को ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स करके एवरेज निकाल ली। ओके तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर्स। ओके अभी आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या है, तो रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे, द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ए मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। ओके अब हमें ये पता चल गया कि इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है। देखो यहाँ पे सपोज मैं लिखूँ रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। मतलब क्या हुआ, एवरेज एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू का जो रेशियो है वो क्या मिलेगा मुझे, रिलेटिव एरर। ओके तो रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। यहाँ पे याद रखना कि ये जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि सपोज मैं मेज़र कर रहा हूँ लेंथ, तो लेंथ का ऊपर जो डिफरेंस इन लेंथ है वो मीटर ही आएगा, और नीचे लेंथ की ट्रू वैल्यू भी मीटर में आएगी, तो मीटर मीटर कैंसिल होगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आते हैं स्टेप 5 पे। अभी निकालनी है हमें परसेंटेज एरर। तो व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ओके इट इज़ कॉल्ड द परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर को हम डेल ए से डिनोट करते हैं। ओके तो डेल ए का फॉर्मूला क्या बनता है वो देख लेते हैं। डेल ए इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100% इंटू क्या करोगे 100, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब रिलेटिव एरर क्या थी, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। अब ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर्स के लिए। ओके जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, सपोज आपको कोई एक क्वांटिटी दी गई है। ओके आपको कोई एक क्वांटिटी दी गई है जिसका मेज़रमेंट लिया गया और उसमें अलग अलग वैल्यूज़ मिली, जैसे A1 A2 A3 डैश 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 AN, और आपको बोला गया फाइंड द परसेंटेज एरर प्रोड्यूस्ड इन दिस मेज़रमेंट। तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको परसेंटेज एरर तक पहुंचना है। तो समझो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर यहाँ पे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी, तो एब्सोल्यूट
एवरेज एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू। एवरेज एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे है। अब एवरेज एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या ज़रूरी, तो अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, तो अलग अलग एरर फाइंड कर ली हर एक मेजरमेंट में। और उसके बाद सबसे पहले जो ट्रू वैल्यू हमने फाइंड की थी वो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी रिलेटिव एरर के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मेजरमेंट्स दिए जाए और बोला जाए कि परसेंटेज एरर फाइंड करो, तो आपको स्टेप 1 कंपलसरी करना पड़ेगा, स्टेप 2 भी करना पड़ेगा, स्टेप 3, स्टेप 4, और तब जाके आप स्टेप 5 पे आओगे परसेंटेज एरर पे। ठीक है, तो ये जो पूरी मेथड है वो आपको स्टेप वाइज याद रखनी है। हाँ, अगर आपको बोला गया है कि रिलेटिव एरर फाइंड करो तो आपको 4th स्टेप ही करना है, फिर 5th स्टेप पे नहीं जाना है। ओके, अगर आपको बोला गया है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, या तो जो मेजरमेंट है उसमें मिनिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है, ये फाइंड करो, तो आपको स्टेप 4 स्टेप 5 करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अभी स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ना क्यों ज़रूरी, समझो कि सपोज़ मेरे पास कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी है, जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ डेंसिटी। अब डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की हो, हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी ऐसी चीज़ है जो हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसा भी शेप है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं और जो रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ है उसको मेज़र करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मास अलग से मेज़र करते हैं, वॉल्यूम अलग से मेज़र करते हैं। तो मास में कोई अलग एरर प्रोड्यूस हो सकती है, वॉल्यूम में कोई अलग एरर प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे जो दोनों की हेल्प से बनी है क्वांटिटी डेंसिटी, उसमें एरर क्या हो सकती है वो हम कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एरर, वो सिर्फ एक ही क्वांटिटी के लिए था। एक क्वांटिटी थी ए और अलग अलग रीडिंग थे A1 A2 A3 डैश 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 AN। बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से, मतलब कोई एक क्वांटिटी एक से ज़्यादा क्वांटिटी की हेल्प से बनी हुई है और हर एक क्वांटिटी में अलग अलग एरर प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारी जो मेन क्वांटिटी है उसमें कितनी एरर हम ले सकते हैं, उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई एक क्वांटिटी है तो हो सकता है वो अलग अलग क्वांटिटी के एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से बनी हुई हो, या तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से बनी हुई हो। ओके, तो हर एक ये जो एरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हर एक के लिए हम एरर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंस। ओके, इन दोनों के लिए रूल एक ही है, तो हम ये दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंस। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज A and B have measured values, A plus or minus delta A and B plus or minus delta B respectively. Okay, where delta A and delta B are their absolute errors, where delta A and delta B are their absolute errors. Okay, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एरर्स इन सम। सबसे पहले पढ़ते हैं एरर्स इन सम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अ फिजिकल क्वांटिटी Z is the sum of physical quantity A and B. ओके, ये जो A and B दो फिजिकल क्वांटिटी है उसके एडिशन से तीसरी एक क्वांटिटी बनी हुई है हमारी, जो कि है Z। ओके, अब क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो Z इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी। Z इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी। अभी समझना, अब इनको हम क्या करते हैं, जो रिस्पेक्टिव एब्सोल्यूट एरर्स है उसके साथ दिखा देते हैं।
ठीक है। एवरेज एब्सोल्यूट एरर के साथ रिप्रेजेंट करें तो z में मैं लिख सकता हूँ z प्लस और माइनस डेल्टा z प्लस और माइनस डेल्टा z, तो z प्लस और माइनस डेल्टा z। ओके, ये z की जगह पे मैं z मीन भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, z मीन लिखो मतलब ट्रू वैल्यू, यहाँ पे हम z को ही ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। इक्वल टू a प्लस और माइनस क्या आएगा, डेल्टा a, और प्लस b प्लस और माइनस क्या आएगा, डेल्टा b। तो ये z प्लस और माइनस डेल्टा z एज इट इज रखते हैं। इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो a और प्लस b को मैं साथ साथ ले लेता हूँ, और ये जो प्लस और माइनस डेल्टा a है और प्लस और माइनस डेल्टा b है उनको अलग कर देता हूँ। कर सकते हैं ना, क्योंकि सभी के बीच में रिलेशन तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही है, तो मैं पहले a और b को साथ में लिख दूँ, चलेगा। अब इक्वेशन 1 में देखो, ये z और ये a प्लस बी की वैल्यू सेम है। इक्वेशन 1 में देखो z इक्वल टू a प्लस बी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे z और राइट हैंड साइड पे a प्लस बी कैंसिल आउट हो सकते हैं। और आपको यहाँ पे रीज़न में लिखना है तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अभी क्या बचा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी डेल्टा z की, क्या हो सकती है, प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। अब इसमें से एरर कौन सी हम कैलकुलेट करें, समझो यहाँ पे 4 एरर पॉसिबल है, यहाँ पे लिख सकते हैं हियर 4 एरर्स आर पॉसिबल। ओके, कौन कौन सी 4 टाइप की एरर पॉसिबल है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हो सकती है डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, प्लस और माइनस है ना, तो हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। एक हो सकती है डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a माइनस डेल्टा b। हमने क्या किया यहाँ पे, तो ये जो प्लस है a का, उसके साथ पहले b का पॉजिटिव वैल्यू लिया, फिर b का नेगेटिव वैल्यू लिया। सेम वे अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो अभी a का जो माइनस वैल्यू है उसके साथ b का पॉजिटिव ले सकता हूँ और b का नेगेटिव ले सकता हूँ। तो थर्ड एरर मुझे मिल सकती है कुछ इस तरह, माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और फोर्थ एरर मिल सकती है डेल्टा z इक्वल टू माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ओके, अब ये जो 4 एरर है उसमें से मुझे कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो वो भी हम समझ लेते हैं कि आप अपने मेज़रमेंट में जो एरर दिखाना चाहते हो वो कैसी एरर होनी चाहिए। तो हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर दिखाते हैं। जैसे कि आप किसी को मिलने जा रहे हो और अपना टाइम दे रहे हो कि सपोज़ आप पहुंच सकते हो 10 बजे, तो आप क्या बोलोगे कि मैं मैक्सिमम 10:30 बजे तक तो पहुंच ही जाऊंगा। मतलब आप अपने जो टाइमिंग में मैक्सिमम एरर जनरेट हो सकती है वो उनको बता देते हो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। सेम वे अगर आपके पास सपोज़ कोई एक प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, सपोज़ मैं बोलूँ रेजिस्टेंस। ओके, अब आप जो रेजिस्टेंस बना रहे हो वो 100 ओम का है, ठीक है ना, बट ये बनने के बाद जब आपने अलग अलग रजिस्टर का रेजिस्टेंस मेज़र किया, तो सपोज़ एक बार आपको मिला वो 98.8 ओम, एक बार मिला आपको 102 ओम, एक बार मिला आपको 95 ओम, एक बार मिला आपको 105 ओम, एक बार मिला आपको 94 ओम, एक बार मिला आपको 103 ओम। ठीक है ना, तो आप एरर क्या दिखा सकते हो, तो आप मैक्सिमम कितना गया था दूर, 105 एंड 95। तो आप अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहोगे कि रेजिस्टेंस बाय 100 ओम तो है ही, बट उसमें प्लस और माइनस 5 जितना चेंज आ सकता है। मतलब क्या हुआ कि या तो ये मैक्सिमम 5 जितना इंक्रीज हो सकता है या तो 5 जितना डिक्रीज हो सकता है, इसके बीच में वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, ताकि आप जब ये रेजिस्टेंस है बहुत सारे उसका सेलिंग करो तब कोई कंप्लेन ना आए।
क्योंकि आपने पहले से बोल के रखा था कि मैक्सिमम इतने से इतना डिफरेंस तो आ सकता है। ठीक है, सेम वे हम किसी भी मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कैलकुलेट पॉसिबल एरर कौन सी हो सकती है, तो दोनों एरर का एडिशन से ही। कैसे, क्योंकि डेल्टा ए क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा बी एवरेज एब्सोल्यूट एरर, और एवरेज एब्सोल्यूट एरर तो हमने ऑलरेडी पॉजिटिव कंसिडर की हुई है, मतलब डेल्टा ए एंड डेल्टा बी वो दोनों वैल्यू तो पॉजिटिव है ही। अब उन दोनों का आप एडिशन करो तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिल सकती है। तो यहाँ पे लिखूँ हियर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज कौन सी है, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, अब देखो एरर कैसे हम कंसिडर करेंगे जेड में, वो हमें पता चल गया कि अगर जेड है वो ए एंड बी के एडिशन से बनी हुई क्वांटिटी है, तो जेड में जो एरर आएगी वो ए एंड बी में जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिलती है उन दोनों का एडिशन करके हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं एरर इन डिफरेंस। तो सेम जैसा हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था, देखो ये तो है ही, सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यूज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस और माइनस डेल्टा बी रिस्पेक्टिवली, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर देयर एब्सोल्यूट एरर्स। ओके, अभी एरर्स इन सम में जैसे लिखा था, लेट फिजिकल क्वांटिटी जेड इज द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ओके, मतलब मेरा इक्वेशन क्या बन सकता है, इक्वेशन बन सकता है z इक्वल टू ए माइनस बी, इक्वेशन 1। अभी z में क्या एरर आ सकती है वो प्रूव करते हैं। तो समझो, इन सबको मैं एब्सोल्यूट एरर के साथ रिप्रेजेंट करूँ तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस, यहाँ पे लिख सकता हूँ b प्लस और माइनस डेल्टा b। फिर से मैं क्या करूँ, z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू a माइनस b को अलग कर लेता हूँ। कौन कौन से, ये a और ये b, बट बीच में क्या है, माइनस। क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो प्लस और माइनस डेल्टा a वो तो है ही, बट ये माइनस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तब बन जाएगा माइनस और प्लस डेल्टा b, मतलब माइनस वैल्यू है वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तब नेगेटिव आंसर आएगा, और माइनस माइनस वो पॉजिटिव आंसर आएगा। ओके, अब ये स्टेप हमारा क्लियर। अब कैंसिल क्या हो सकता है, देखो z और a माइनस बी कैंसिल आउट, क्या लिख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। कैसे, क्योंकि इक्वेशन 1 में z इक्वल टू a माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे z और राइट हैंड साइड पे a माइनस बी, दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से कैंसिल कर सकते हो आप। अभी जो बचा है वो लिख देते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डेल्टा z इक्वल टू मुझे मिल सकता है प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस और प्लस डेल्टा b। यहाँ पे भी 4 टाइप की एरर पॉसिबल है, तो फिर से ये लिख देते हैं। ओके, हियर 4 एरर्स आर पॉसिबल। कौन कौन सी समझो, सबसे पहले इसका प्लस लूँ, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है ऊपर माइनस, तो डेल्टा ए प्लस आएगा और डेल्टा बी माइनस आएगा। सेकेंड टाइम दोनों प्लस, थर्ड टाइम डेल्टा ए माइनस ले लेता हूँ और डेल्टा बी भी माइनस, फोर्थ टाइम डेल्टा ए माइनस और डेल्टा बी प्लस। बट यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो एडिशन से ही मिलेगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो एडिशन से ही मिलेगी। मतलब
यहाँ पे जो आंसर आया था वही आंसर आपका उधर भी मिलेगा, मतलब एडिशन और डिफरेंस में जो एरर का कैलकुलेशन है वो सेम रहेगा। क्लियर? तो यही चीज़ वहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं। ओके, तो हियर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ये जो दो रिजल्ट मिले हमें, एरर मिला हमें सम में भी और डिफरेंस में भी, दोनों का रिजल्ट सेम है, तो एक ही रूल बना सकते हैं कुछ ऐसा। देखो, when two quantities are added or subtracted, the absolute error is the final result. Absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities. Okay, फिर से रिपीट करता हूँ। When two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities. Okay, अभी स्टार्ट करते हैं एरर्स इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीज़न। देखो, स्टेटमेंट जो हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन में लिया था वही मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है। देखो, सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यूज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस और माइनस डेल्टा बी रिस्पेक्टिवली, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर देयर एब्सोल्यूट एरर्स। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरर्स इन प्रोडक्ट। तो एरर्स इन प्रोडक्ट में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी z इज गिवन बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है जिससे बनी हुई है। तो मैं लिख सकता हूँ z इक्वल टू सबसे पहला इक्वेशन AB, इक्वेशन 1। अब हम यही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर के साथ। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल्टा a। मल्टीप्लिकेशन करना है b प्लस और माइनस डेल्टा b के साथ। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले ध्यान रखो यहाँ पे a है उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ पूरे ब्रैकेट के साथ। चलो, मेरा आंसर क्या आएगा, तो a का मल्टीप्लिकेशन होगा b के साथ। ओके, फिर ये का ही मल्टीप्लिकेशन होगा डेल्टा बी के साथ, बट वो प्लस और माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस और माइनस प्लस और माइनस ए इंटू डेल्टा बी। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं डेल्टा ए को ले रहा हूँ और पूरा मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ बी प्लस और माइनस डेल्टा बी के साथ। तो आंसर क्या आएगा, तो प्लस और माइनस बी के साथ अभी आएगा डेल्टा ए, और प्लस और माइनस डेल्टा ए के साथ डेल्टा बी आएगा। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेप आपको याद रखना है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय z इक्वल टू ए बी। मतलब लेफ्ट साइड आप z से डिवाइड करोगे, राइट साइड आप ए बी से डिवाइड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ z लो या तो ए बी लो, वैल्यू तो सेम ही है। इक्वेशन 1 देखो, z इज इक्वल टू ए बी। तो फिर मेरा नया आंसर क्या बनेगा, तो सबसे पहले मैं करूँगा z डिवाइड बाई z प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी डिवाइड बाई ए बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए डिवाइड बाई ए बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइड बाई ए बी। मतलब मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी। ओके, पूरे इक्वेशन को मैंने z इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दिया। अभी जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर दूँ, यहाँ पे z z, ए बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी बी। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए, जो मैं है वो पहले लिख लेता हूँ, डेल्टा ए बाई ए और प्लस और माइनस फिर से आएगा जो डेल्टा बी बाई बी और प्लस और माइनस यहाँ पे आएगा डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ पे भी देखो दोनों तरफ 1 1 तो कैंसिल हो रहे हैं।
अब जो ये एरर्स बची है हमारे पास, समझना, जो एरर्स बची है उसमें से डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू क्या हो सकती है वो देख लेते हैं हम। तो समझो, सपोज मेरी क्वांटिटी है ए और उसकी वैल्यू आ रही है 100, तो डिफरेंस कितना हो सकता है? डिफरेंस कोई 5, 10, 15 नंबर तो हो नहीं सकता। ओके, जो एरर प्रोड्यूस होगी मेजरमेंट में वो वेरी स्मॉल होगी। मतलब सपोज एरर निकल रही है 0.1, मेरे पास बी है 100, अब सपोज उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी एरर जनरेट हो रही है 0.2, तो डेल्टा ए बाई ए मेरा क्या आएगा? डेल्टा ए बाई ए मेरा आएगा 0.001। चलो डेल्टा बी बाई बी क्या आएगा? तो डेल्टा बी बाई बी आएगा 0.01 एंड 0.02। ओके, और पॉइंट एक और है, हाँ, तो 0.001, 0.002। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, क्या वैल्यू आ सकती है सोचो? तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 0.00002। अब इतनी स्मॉल वैल्यू है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या आ सकता है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगा हियर डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी इज small values, okay, hence their multiplication must be very 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 small, okay। और अगर इतनी स्मॉल वैल्यू है तो फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हो। देखो डेल्टा ए बाई ए 0.001 हो सकता है, अभी भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी वो 0.00002, तो ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं या अभी, तो अभी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हद से ज़्यादा स्मॉल आ रही है। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए और प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी। फिर से वही कंडीशन आ गई हमारे पास, यहाँ पे 4 एरर बन सकती है। रिलेटिव एरर है तो हमारे पास 4 बन सकती है। एक बार दोनों प्लस आएगा, एक बार एक प्लस, एक बार एक माइनस, फिर ए में माइनस आएगा, बी में प्लस आएगा, वैसे 4 बन सकती है। अब उसको रिपीट करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हियर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज डेल्टा जेड बाई जेड, दोनों प्लस ही हो सकती है, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। देखो थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट मिला हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन से। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था? तो जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर है वो दो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का एडिशन था। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जब आओगे तब फाइनल रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का एडिशन निकला। ओके, अभी देख लेते हैं एरर्स इन डिवीज़न। अब एरर्स इन डिवीज़न पढ़ने में एक ही प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम? तो आप को यूज़ करना होगा बाइनोमियल थियरम, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक बाइनोमियल थियरम, जो अभी आप जस्ट 11th स्टैंडर्ड में एंटर हुए हो तो शायद आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है वो याद रख लेते हैं। उसका एक फॉर्मूला है वो हम याद रख लेते हैं, और जो बाकी का जो चैप्टर है बाइनोमियल थियरम वो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है? याद रखो, फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर 1 प्लस एक्स टू पावर n है
तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, एन है वो एक्स के आगे मल्टीप्लाई हो गया। इफ़ एक्स इज लेस देन 1 है तो ही। ओके, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर इतना? बस बाकी ये जो डेरिवेशन है एरर्स इन डिवीज़न, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अभी एरर्स इन डिवीज़न स्टार्ट कर देते हैं। तो वही स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है। कौन सा? लेट अ फिजिकल क्वांटिटी z इज गिवन बाय द डिवीजन ऑफ a एंड b। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। लेट z इज गिवन बाय a डिवाइड बाय b, और उसी को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब रिप्रेजेंट करते हैं z प्लस और माइनस डेल्टा z, एरर के साथ रिप्रेजेंट सभी और कर देते हैं। तो a प्लस और माइनस डेल्टा a, नीचे आएगा b प्लस और माइनस डेल्टा b। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू, देखो ऊपर में से मैं a कॉमन निकाल लूँ। अब a एक ही जगह पे, यहाँ पे तो है नहीं, a है वो एक ही जगह पे, जहाँ से निकल गया वहाँ पे 1 बचा, प्लस और माइनस डेल्टा a के पास a था ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सेम वे नीचे से अगर मैं b कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा b की जगह पे b था ही नहीं, तो डिवाइड बाई b करना पड़ा। ओके, तो इतना हमारे पास क्लियर है। तो सेम वे में इधर भी क्या करता हूँ? z कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z, और मैं ये z इक्वल टू ए बी को कैंसिल कर सकता हूँ। z इक्वल टू a डिवाइड बाई b मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ और रीज़न लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी हमारे पास जो बाकी का बचा है वो हम लिख लेते हैं। क्या है? 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू, ऊपर था 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a, और ये जो है 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई b, हम नीचे बोल सकते हैं कि ऐसे एक पावर में 1 होगा, तो ऊपर जाएगा तो वो पावर क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, तो वो पावर बन जाएगा -1। ये बन गया -1। हैंस 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू, यहाँ पे आया 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a, और यहाँ पे अभी देखो सेम वही फॉर्मूला यूज़ करते जो हमें याद रखना था। कौन सा? ये वाला। अगर 1 प्लस एक्स रेस टू एन है और x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे देखो डेल्टा b बाई बी वो लेस देन 1 तो होगा ही, तो ये जो पावर है -1, वो पावर है वो डेल्टा b बाई बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर मेरा आंसर आएगा 1 प्लस और माइनस था वो बन गया माइनस और प्लस डेल्टा b बाई बी। ओके, तो अभी आगे क्या आएगा? डेल्टा z 1 प्लस डेल्टा z बाई z इक्वल टू, पहले मैं 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ भी करता हूँ और डेल्टा b बाई बी के साथ भी करता हूँ। ठीक है, 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले पूरे ब्रैकेट के साथ, उसके बाद डेल्टा a बाई a का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, 1 इंटू माइनस और प्लस डेल्टा b बाई बी, तो वो आंसर आएगा डेल्टा b बाई बी। फिर आएगा प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a, प्लस और माइनस आएगा डेल्टा a बाई a, और फिर आएगा प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b। ओके, अब फिर से ये जो मिला मुझे, ये पूरा जो, उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा a बाई a एंड डेल्टा b बाई b इज़ वेरी स्मॉल, देन डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b मस्ट बी वेरी 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 स्मॉल। ओके,
तो मैं वही स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे 1 को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ दोनों तरफ। ओके, तो यहाँ पे देखो, हियर डेल्टा a by a एंड डेल्टा b by b इज स्मॉल वैल्यूज, हैंस देयर मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हाँ देयर मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू मुझे क्या मिला, तो डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा a बाई ए की जगह पे मैं, हाँ वो तो प्लस और माइनस ही था, तो और यहाँ पे था माइनस और प्लस, तो वो मैं कर देता हूँ माइनस और प्लस, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, दोनों का एडिशन, मतलब हियर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। क्लियर? तो देखो हमें यहाँ पे डिवीजन के लिए भी सेम रिजल्ट मिला, तो मैं उसके लिए भी एक कॉमन रूल बना सकता हूँ कुछ इस तरह, हैंस द रूल when two quantities are multiplied or divided the maximum relative error in the result is the sum of the fractional errors in each quantity। fractional error मतलब क्या हुआ, relative error। आपको ये नाम ज़्यादा सुनाई देगा तो वही लिख देते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, तो हमारे पास टोटल 2 रूल है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के लिए। फर्स्ट रूल कौन सा था, when two quantities are added or subtracted the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities। और सेकेंड रूल हमारा बना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, कौन सा, when two quantities are multiplied or divided the maximum relative error in the result is the sum of the relative errors in each quantities। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है फिर एस्टिमेशन ऑफ एरर है उसके बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स है उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, बट वो न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए सारे रूल्स। ओके, और एस्टिमेशन ऑफ एरर्स के हर एक स्टेप। ओके, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आप प्रैक्टिस करो, रिटर्न प्रैक्टिस। और ये थियरी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों थियरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या तो एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो यहाँ तक आप पढ़ के रखो, तब तक आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।